MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज खबरों की शुरुआत करूंगा, और आज ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सरक्रीक के बारे में जानकारी नहीं है, या लगता है भारत और पाकिस्तान का विवाद सरक्रीक पर कैसे सुलझेगा, क्यों हुआ है, तो मैं आपको हर एक जानकारी देने वाला हूं। और भारत ने कैसे पाकिस्तान को आज संदेश दे दिया है, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले 3 दिन बाकी, हम क्यों कह रहे हैं सरक्रीक पर, उसकी यह सबसे बड़ी तस्वीर, क्योंकि सरक्रीक मिशन शुरू हो गया है। फुल फ्रेम दिखाइए। यही वो इलाका है दर्शकों, जो सरक्रीक कराची का रास्ता है, वहां पर भारतीय सेना ने, हिंद के जवानों ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, सबूत के साथ पाकिस्तान का खौफ, सरक्रीक का खौफ कैसा है। पेट्रोलिंग पर नेवी चीफ को भेज दिया है। ये सबूत आपको दिखा रहा हूं मैं दर्शकों, कैसे पाकिस्तान ने जब हिंद की सेना के कदम देखे तो अपने नेवी चीफ को वहां पर भेज दिया। दर्शकों, पाकिस्तान को लगा था कि वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरक्रीक पर हिंद की हुंकार है। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। ये दूसरा सबूत मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान डर के मारे कांप रहा है, क्योंकि हिंद के वीर अब सरक्रीक पर तैयार हैं। दर्शकों, मैं आपको एक और सबूत बताने वाला हूं, पाकिस्तान खौफ में कैसे है, इस पर रहिएगा। ये जो इलाका है दर्शकों, सोशल मीडिया के माध्यम से कई एक्सपर्ट ऐसा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को लगा रहा है। यानी पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम हमने नेस्तनाबूद कर दिए थे, अब नए यहां पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और ये तीसरा डर का, खौफ का सबूत है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं दर्शकों, लेकिन पहले से फुल फ्रेम दिखाइए। ये आप देखिए, यही बड़ी बात है दर्शकों। मुनीर के खौफ की वजह ये है, भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है, और ये बता रहा है कि त्रिशूल युद्ध अभ्यास से पाकिस्तान, मुनीर, शहबाज सब कांप रहे हैं। For a unified and decisive response. In the digital battle space, cyber warriors defend the nation's data sovereignty. Electronic warfare units dominate the spectrum, disrupting enemy networks. अब दर्शकों, आपने देख लिया हिंद की सेना की तैयारी, नेवी, आर्मी पूरी तरह से तैयार है दर्शकों, और एयरफोर्स ने तो अपना दम दिखा दिया है। लेकिन मैं आपको सरक्रीक कितनी महत्वपूर्ण जगह है भारत के लिए, वो बताता हूं। ये भारत का मैप है दर्शकों, और इसके पास, गुजरात के पास हम आ गए। देख रहे हैं आप, ये गुजरात जो हिस्सा है ये भारत का है, और उसी के थोड़ी दूरी पर आप जाएंगे तो पड़ोस में पाकिस्तान है, सिंध है पाकिस्तान का। और ये जो 96 किलोमीटर का एरिया है, जो हम आपको लाल रंग से दिखा रहे हैं दर्शकों, यही है सरक्रीक। ये बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों, और इसी पर भारत और पाकिस्तान का विवाद है। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि सरक्रीक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया था कि सरक्रीक पर भारत का प्लान तैयार है। लेकिन पाकिस्तान का डर कैसा है, वो पहले देखिए।
जिस देश की संसद में टमाटर पर संग्राम मचा हो, जहां की आर्मी आतंकियों से पिट रही हो, वहां का नेवी चीफ हिंद की हुंकार का सामना करने निकला है, वो भी कच्छ के रण में। भारत की वॉर एक्सरसाइज का खौफ ऐसा कि फील्ड मार्शल मुनीर ने एक और नेवी चीफ को सर क्रीक के पहरे पर बैठा दिया, लेकिन समंदर से आसमान के सिकंदर तक भारत के रणबांकुरे कराची फतेह करने का प्लान बना बैठे हैं। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। इधर सर क्रीक पर इंडिया की नजर है, उधर पाकिस्तान के पंजाब पर टीटीपी ने कब्जे का पैगाम भेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख तालिबान पाकिस्तान के मुजाहिदीन अरसा एक साल तो पंजाब की सरजमीन पे मौजूद हैं। ये सरजमीन सादी और असा इन्हें वारिस हैं। इन्हें तमाम तर वसाइल, इन्हें तमाम तर असासे साले हैं। जिस वास्ते ये मुल्क 1947 में आजाद किया गया है, अल्लाह ताला सादा और तमाम मुसलमान हामी हासिल हुए, शरीयत या शहादत। इस धमकी के बाद मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि वो टीटीपी से लड़े या सर क्रीक के रास्ते कराची को बचाए, क्योंकि 30 अक्टूबर से भारत के शौर्य का वो शो शुरू होगा जिसकी दर्शक पूरी दुनिया बनेगी। लेकिन दर्शकों, पूरी तैयारी है भारत की, और कैसे पाकिस्तान खौफ में आ गया है आपको बताता हूं, मैं पूरी जानकारी देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान डर के मारे कांप रहा है और यह डर अच्छा है। भारत की सैन्य तैयारियों का खौफ पाकिस्तान में साफ झलकने लगा। इसे एडजस्ट करिए। दहशत के मारे पाकिस्तान नेवी ने सर क्रीक में रिहर्सल शुरू कर दी है और पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नावीद खुद सर क्रीक के दौरे पर पहुंच गए। नेवी चीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान ने अपना सैन्य प्रदर्शन भी किया है। पाक नेवी चीफ का यह दौरा पूरे पाकिस्तान के खौफ को बयां करने के लिए काफी है। पाकिस्तान के खौफ की वजह भारत का त्रिशूल अभ्यास भी है। दर्शकों, सर क्रीक के पास 30 सितंबर से तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास हो। यहां पर आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी। युद्धाभ्यास में सीमा सुरक्षा, संयुक्त कमांड ऑपरेशनल रेडीनेस का परीक्षण किया जाएगा। पश्चिमी सीमा पर भारत की इस दहाड़ से मुनीर की फौज कांप गई है। पाकिस्तान पहले ही अपने हवाई सीमा को बंद करने का ऐलान कर चुका है और पाकिस्तान को डर है दर्शकों कि सर क्रीक पर भारत कब्जा ना कर ले, क्योंकि सर क्रीक सामरिक महत्व से बेहद अहम सीमा रेखा है और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खौफ से जुड़े हुए कई दावे भी किए जा रहे हैं। दावा है कि पाक ने सर क्रीक और भुज इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है दर्शकों कि पाकिस्तान डर रहा है, खौफ में है। लेकिन एक्सपर्ट बताएंगे इसके असल मायने क्या हैं, सुनिए जरा। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होने वाली त्रिशूल एक्सरसाइज कोई यूजुअल या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है। ये वार एक्सरसाइज इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की संयुक्त एक्सरसाइज है, संयुक्त वार एक्सरसाइज है और ये उसके तुरंत बाद हो रही है जो अभी थार शक्ति एक्सरसाइज लोंगेवाला में हुई थी भैरव बटालियन और आशी प्लाटून के साथ में। यानी कि ये एक सीधे सीधे संदेश है पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का और यही कारण है कि पाकिस्तान में भयंकर खलबली मची हुई है। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली एक्सरसाइज है, एक लार्ज स्केल की एक्सरसाइज, जिसमें हम अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में ड्रोन्स और यूएवीज का भी इस्तेमाल होगा। बहुत ही अहम भारत के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है कि हम अपनी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट कर सकें और हम इसको देख सकें कि उसकी कैपेबिलिटी क्या रहती है। कई बार एक्सरसाइज होते होते वॉर भी छिड़ जाती है, तो पाकिस्तान भी अपना प्रीएम्प्टिव अपना मेजर्स ले रहा है, अपने एयर डिफेंस को भी वो उसको वहां पे उसने एक्टिवेट कर दिया हाई अलर्ट पर। और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से नोटम भी जारी किया है कि कोई भी सिविल फ्लाइट्स वहां पे नहीं आएंगी, जिस दौरान इंडिया का नोटम जारी रहेगा। सुना दर्शकों आपने एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं भारत के लिए क्यों अहम है। क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही अक्टूबर और नवंबर का महीना था और पिछले साल सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे थे। तभी से पाकिस्तान खौफ में है और पाकिस्तान को लग रहा है कि सर क्रीक
अब हमारे हाथ से जा सकता है। लेकिन सर क्रीक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सर क्रीक से ही कराची का रास्ता जाता है दर्शकों। आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है। सुनिए ध्यान से। सर क्रीक गुजरात और सिंध के बीच 96 किलोमीटर का दलदली इलाका है। ये पतला समुद्री इलाका है जो अरब सागर में जाकर खुलता है। ध्यान से देखिए, ऐतिहासिक रूप से इसे बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर सर क्रीक नाम दिया गया है। दरअसल विवाद क्या है दर्शकों? 1914 तक सिंध और गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, लेकिन दोनों ही स्टेट के बीच सर क्रीक को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। साल 1913 से लेकर 14 के बीच सर क्रीक में कुछ सर्वे किए गए और 1914 के इसी सर्वे के बाद से दोनों देशों में विवाद गहरा गया। अगर कोई नदी या खाड़ी दो देशों के बीच है, इंटरनेशनल कानून क्या कहता है समझिए, तो बीच से एक किनारे तक एक देश की जमीन होती है और दूसरे किनारे तक दूसरे देश की जमीन होती है। लेकिन यह कानून उस इलाके पर लागू होता है जहां पर नाव चल सके, यानी पानी का फ्लो हो। और क्रीक में 96 किलोमीटर तक गर्मियों में पानी कम हो जाता है। गर्मी के महीनों तक पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो जाता है और पाकिस्तान इसी के आधार को लेकर बार बार कहता है कि वहां पर नाव नहीं चल सकती है, और अगर नाव नहीं चल सकती है तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल कानून लागू नहीं होगा। इसी आधार पर पाकिस्तान पूरे ही बाण गंगा पर सर क्रीक पर दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि सर क्रीक के बीच से बंटवारा होना चाहिए और इसी को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन खबर है कि अब सर क्रीक पाकिस्तान के हाथ से जा सकता है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आप। तो ये सर क्रीक का एरिया यहाँ पर भी एक्सरसाइज हो रही है और ये बहुत क्रूशियल है बिकॉज ये एक 92 किलोमीटर्स का एक एरिया है जहाँ पे नदियाँ जो हैं वो अपना पानी सीज में लेके आती हैं और ये एक बहुत ही मार्शी एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है बिकॉज भारत का क्लेम है कि 50% जो ये चैनल है 50% भारत का होना चाहिए और 50% पाकिस्तान का होना चाहिए, और पाकिस्तान का क्लेम है कि वो पूरा इसको क्लेम करते हैं। देखा दर्शकों, आप टीटीपी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि टीटीपी की तैयारी कैसी है और कैसे पंजाब पर कब्जे का प्लान बनाया जा रहा है। मुनीर की सत्ता उखाड़ फेंकने की शुरुआत अब हो चुकी है दर्शकों, और टीटीपी ने पंजाब प्रांत पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इसके लिए सैकड़ों टीटीपी के लड़ाके पंजाब प्रांत में पहुंच चुके हैं दर्शकों, और टीटीपी ने वीडियो जारी कर पंजाब के मुसलमानों से भी मदद मांगी है। टीटीपी के लड़ाके तहरीक लब्बैक के कत्लेआम के बदले की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टीटीपी और तहरीक लब्बैक आपस में मिल गए तो पंजाब मुनीर के हाथ से निकल जाएगा। पंजाब पाकिस्तान में सबसे अधिक सीटों वाला प्रदेश है। कितना अहम है समझ लीजिए इसे, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इसी प्रांत का बोलबाला है और ज्यादातर प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख पंजाब प्रांत से ही आते हैं और सेना मुख्यालय इसी पंजाब के रावलपिंडी में मौजूद है दर्शकों। पंजाब सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है पाकिस्तान का, और टीटीपी ने अगर पंजाब में बढ़त बना ली तो फौज के लिए बहुत मुश्किल होगी। पाकिस्तान के संसाधनों तक टीटीपी की पहुंच हो जाएगी दर्शकों, और पंजाब पर पकड़ छूटी तो आर्मी युग का अंत होना तय है। खैबर, बलौच जैसे राज्य पहले ही विद्रोही तेवर दिखा चुके हैं, और अब टीटीपी आर्मी में पंजाब पर कब्जे की जंग तेज हो रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है दर्शकों कि टीटीपी ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन सुनिए टीटीपी के लड़ाके कैसे कब्जे का प्लान बना रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, इधर टीटीपी की तैयारी है और उधर लड़ाके। पाकिस्तान की फौज को लगातार पीट रहे हैं। अब खबर यह है कि पाक मेजर की गाड़ी छीन ली है दर्शकों। सुनिए जरा ये लड़ाके क्या कह रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारे एमपीएफ मेजर ना वो सारा गड़े माशाल्लाह दा गड़े गिरफ गनीमत देखा, पाकिस्तानी मेजर की गाड़ी छीन ली और भारत का खौफ पहले ही पाकिस्तान में है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पहले ही मुनीर की फौज को भगा दिया है। लेकिन आप सोचिए पाकिस्तान में चर्चा किसकी हो रही है?
टमाटर की। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप खुद सुनिए। ये हमारे भाई हैं, हमारे एमपी हैं फरूख बूम साहब, इनकी मेहरबानी है। ये मुश्किल से एक टमाटर इन्होंने दिलवाया है, 75 रुपए का एक टमाटर है। आप सोचिए दर्शकों, ये पाकिस्तान की हालत है। जंग के मुहाने पर देश खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान मार रहा है, भारत से पहले ही खौफ में है और चर्चा टमाटर पर कर रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है दर्शकों, और दुनिया भर की निगाहें आज इस खबर पर है। लेकिन मोदी की नीति के आगे ट्रंप की नीति फेल हो गई है। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं ये आपको समझाते हैं, लेकिन आज सबसे पहले तस्वीर दिखाइए। आसियान सम्मेलन में पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और आज उन्होंने पहुंचते ही डांस करना शुरू कर दिया। आप खुद देखिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप है दर्शक, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, और पहुंचते ही ना जाने किस बात की खुशी थी वो डांस करने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल समिट में शामिल हुए हैं, फिजिकली वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन वर्चुअली उन्होंने आज आसियान समिट को संबोधित किया है। और भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं ये भी प्रधानमंत्री ने बताया है। आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज फोटो ऑप जो फोटो सेशन होता है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तमाम देश मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे होंगे और तमाम देश यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश नजर आ रहे थे, अभी डांस कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, मलेशिया में जहां आसियान समिट हो रही है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जा रहा है और कैसे नारेबाजी हो रही है, सुनिए जरा। Go home. Go home. Go home. Tetapi kita sebagai rakyat, pagi ini मोदी की कूटनीति के आगे ट्रंप के सारे दावे फेल हो गए हैं। ट्रंप मलेशिया में आसियान समिट में मोदी से मीटिंग करना चाहते थे। मोदी ने ट्रंप के सारे प्लान की हवा निकाल दी। मोदी ने मलेशिया जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। भारत ने अमेरिका को साफ कह दिया कि जब तक ट्रेड डील नहीं होगी कोई मीटिंग नहीं हो सकती। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। अब दर्शकों, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है, इधर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। लेकिन यह समिट क्यों महत्वपूर्ण थी और कैसे पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की नीति को फेल कर दिया है, आपको समझाते हैं। पीएम मोदी ने आसियान समिट को वर्चुअली संबोधित किया है दर्शकों। मोदी ने कहा भारत आसियान की दोस्ती और मजबूत हुई है। ये देखिए, पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े हैं। हमारा रिश्ता दुनिया को स्थिरता विकास देने का आधार बन रहा है। और मोदी ने बिना किसी का नाम लिए संदेश साफ दे दिया है। मोदी का इशारा ट्रंप और अमेरिका की तरफ था दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते पूरी दुनिया में उथल पुथल है, ये तो आप भी जानते हैं। और ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। और ट्रंप के टैरिफ का भारत का कोई खास असर भारत पर नहीं पड़ा है। और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ट्रंप लगातार भारत पर व्यापार समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। मोदी का आसियान समिट में ना जाना भी एक कूटनीतिक कदम है दर्शकों, क्योंकि भारत ने अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स का जवाब दिया है। भारत ने बिना कुछ कह दिए ट्रंप को मैसेज दिया है, जब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं होगी मोदी ट्रंप की मीटिंग नहीं हो सकती है। ट्रंप मलेशिया में आसियान समिट में शिरकत कर रहे हैं और पीएम मोदी अगर जाते तो मोदी ट्रंप की मुलाकात होती। और ट्रंप मीडिया के सामने ट्रेड डील को लेकर कुछ भी बोल सकते, उनका भरोसा नहीं है। और ट्रंप कई बार युद्ध रोकने के झूठे दावे बड़बोलेपन की वजह से दे चुके हैं। और भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा भी बार बार कर रहे हैं, जिसे भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
अब मोदी ने आसियान में ना जाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले ट्रेड डील फाइनल करिए, फिर मीटिंग पर बात करिए। यह भारत का संदेश अमेरिका तक पहुंच गया है। लेकिन आज पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया है, वर्चुअली शामिल होकर सुनिए जरा। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि इससे दुनिया भर में क्या फर्क पड़ रहा है, भारत की कूटनीति कैसी है, सुनिए जरा दीपक वोरा साहब, पूर्व एम्बेसडर, क्या कह रहे हैं। मेरे को ये भी बताया गया है कि बहुत से लीडर्स आसियान के और दूसरे जो कुआलालंपुर में हैं, वो भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलना नहीं चाहते। किसी ने तो ये भी मुझे कहा सुबह जब मैं वॉक के लिए जा रहा था न्यूयॉर्क में कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक अनगाइडेड मिसाइल है, किसी को मालूम नहीं क्या कह दें, कब कह दें और किसके ऊपर हमला करें। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके पास दूसरी इस समय चैलेंजेस हैं देश में, तो ये बहुत ही अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर यहीं रुके हैं। वर्चुअली उन्होंने बहुत तारीफ की भारत की, आसियान की, जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। और फिर फाइनली ये पहला समिट नहीं है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है। सुन लिया आपने दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप क्यों परेशान है। वो इस तस्वीर से परेशान है क्योंकि चीन, रूस, भारत और इसके साथ जितने भी ब्रिक्स के देश हैं, उन्होंने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, बताया जा रहा है कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी पर काम कर रहे हैं और ये लंबे समय पहले भी तस्वीर सामने आई थी, लेकिन आज एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है ये करेंसी। लेकिन दर्शकों, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स की वजह से परेशान हो गए और इसलिए बार बार ट्रेड डील पर बात नहीं बन पा रही है? आइए आपको दिखाता हूं असल वजह क्या है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ब्रिक्स देशों का बड़ा कदम सामने आया। भारत, रूस, चीन ज्यादातर व्यापार अपनी मुद्रा में करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने अब दावा कर दिया है कि रूस, भारत, चीन के साथ 95% उनकी करेंसी में ही काम कर रहा है। भारत तेल खरीद में रूबल और युआन में पेमेंट करता है और यह सीधे ट्रंप की टैरिफ नीति को सख्त संदेश है। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के एक अधिकार को सीधी चुनौती है। ट्रंप शुरू से ही ब्रिक्स जैसे संगठन का विरोध करते रहे हैं और ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी भी दी थी, ब्रिक्स देश नई मुद्रा ना बनाए वरना 100% टैरिफ लगा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। और दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों का हिस्सा करीब 40% का है। दर्शकों, दुनिया का 54% व्यापार अभी अमेरिकी डॉलर में होता है और ट्रंप की धमकी के बाद ब्रिक्स डॉलर पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। भारत, रूस, चीन, ये तीनों अपनी मुद्रा में व्यापार पर जोर दे रहे हैं ताकि अमेरिकी डॉलर पर दुनिया की निर्भरता को खत्म किया जा सके। समझ रहे हैं ना आप? और इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए। सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। रशिया प्रेफर करता है कि युआन में या दिरहम में, जो यूएई की करेंसी है, उसके साथ डील करें। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया अपने वोस्त्रो अकाउंट्स, जो इंडियन बैंक के अकाउंट्स है जैसे एसबीआई और यूके बैंक के अकाउंट्स है, उसके थ्रू रशिया के साथ डील करता है। क्योंकि रशिया के साथ इंडिया का इतना एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो उसकी वजह से
रूपी एक्सचेंज कम होता है और ज्यादातर इंडिया डरहम्स का इस्तेमाल करता है जो यूए की करेंसी है। मुझे लगता है कि ये जो इसको ब्रिक्स का जो आपका मुहिम है ये काफी सक्सेसफुल होगा। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, कल बहुत बड़ा दिन है। ट्रेड डील पर लगातार बात हो रही है और कल खबर है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष अमेरिकी मार्को रूबियो से मुलाकात होगी और यह मुलाकात बहुत अहम रहने वाली है क्योंकि भारत बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आज अमेरिका ने भी कड़ा संदेश दे दिया है पाकिस्तान को दर्शकों, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते चाहता है लेकिन ऐसा भारत की कीमत पर नहीं होगा। भारतीय डिप्लोमेसी में बहुत समझदारी है। भारत जानता है कि हमें कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। अमेरिका पाक आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे भारत और अमेरिका की अच्छी दोस्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम पाकिस्तान के साथ रणनीतिक दोस्ती बनाना चाहते हैं। रूबियो ने कहा दर्शकों, पाकिस्तान के साथ हम जो कर रहे हैं वो भारत के साथ दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका पाक के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। शहबाज ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया था लेकिन ट्रंप भारत पाक जंग को रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं और भारत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था और इसे लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन दर्शकों सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिकन एक्सपर्ट भी सामने आए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Trump and Modi have sort of tweeted very nice things about it. ट्रंप और मोदी ने एक दूसरे के लिए अच्छे ट्वीट किए हैं। दोनों भारत अमेरिका के बेहतर संबंधों पर जोर दे रहे हैं। टैरिफ समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। मुझे लगता है दोनों देशों के बीच डील होने वाली है। एशियान में चीन के खिलाफ संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका को भारत की ताकत की जरूरत है, उसी तरह चीन के खिलाफ भारत को अमेरिका की जरूरत है। Big Chinese power next door without a functional relationship with the United States. अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको ले चल रहा हूं बिहार, क्योंकि बिहार में इस समय सियासी पारा गर्मा गया है। बात कहां तक पहुंच गई? बुरके और खिलजी तक पहुंच गई है और ओवैसी तो वक्फ भी अब बिहार के चुनाव में ले आए हैं। पूरी सियासत मुसलमानों के केंद्र में रखकर की जा रही है। लेकिन तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे आज छठ महापर्व का त्योहार मनाने के लिए नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे और खरना का प्रसाद ग्रहण किया और चिराग ने नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी लिया। दर्शकों बस सबको अब मैं आपको दिखाता हूं नीतीश कुमार लगातार रैलियां कर रहे हैं। एक तरफ पॉलिटिक्स हो रही है अलग अलग मुद्दों पर और उसमें मुस्लिम का दांव खेला जा रहा है और इधर नीतीश कुमार रैली कर रहे हैं। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं। तेजस्वी यादव ने आज वक्फ की एंट्री चुनाव में करा दी है। पहले उनके दाएं बाएं जो लोग घूमते हैं वो वक्फ पर बात कर रहे थे लेकिन आज तेजस्वी ने बोलकर बता दिया कि उनकी नजर अब मुस्लिम वोटों पर है। लेकिन आज जवाब दिया है नालंदा से, जहां पर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था और यही आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और बता दिया कि खिलजी नहीं चलेगा। खिलजी के बहाने सीधे इंडिया अलायंस पर अटैक किया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में ये हैं आरजेडी विधायक कारी सोहेब और अब तेजस्वी के मंच से आरजेडी विधायक मोहम्मद कारी सोहेब को सुनिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी। पिछले कई दिनों से तेजस्वी विधायक कारी सोहेब के जरिए मुस्लिम कार्ड खेल रहे थे लेकिन जब बात नहीं बनी, मीडिया में सुर्खियां नहीं बनी तो खुद मैदान में आ गए। सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दाम में तेजस्वी फेंकने का काम। तो सवाल ये कि क्या तेजस्वी हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं और अगर तेजस्वी हिंदू मुसलमान करेंगे तो एनडीए कैसे पीछे रह सकती है?
कि जब वोट डालने जाए तो बुरके वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने नहीं चाहिए। अब दर्शकों, आपने देख लिया कि बिहार में इस समय मुस्लिम पॉलिटिक्स जोरों पर है, लेकिन कैसे असद उद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की चर्चा की तो तेजस्वी यादव टेंशन में आ गए। और ये देखिए, अपने नेता के साथ जो मुस्लिम है अकेले उनके साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। बिहार में महागठबंधन मुसलमानों के नाम पर बैकफुट पर आ गया है। दर्शकों, तेजस्वी यादव अब हिंदू मुसलमान करने लगे हैं और तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून पर आज बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी ने कहा, वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है, हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव मुस्लिम बहुल सीमांचल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और संसद में इसी साल अप्रैल में वक्फ कानून पास किया गया है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। यह केंद्रीय कानून है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार इसे रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन फौरी लाभ के लिए तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है दर्शकों, और कहा आरजेडी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं करेगी। नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों से हमेशा समझौता करते हैं। नीतीश कुमार की वजह से आरएसएस और उसके संगठन नफरत फैलाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जवाब दिया। तेजस्वी के इस बयान को तुरंत नीतीश कुमार ने पकड़ लिया। नीतीश कुमार ने कहा, 2005 से पहले बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं होता था। उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकार थी उन्होंने मुसलमान और मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक के रूप में ही उनका इस्तेमाल किया गया है। राज्य में अलग अलग हिस्सों में दंगे होते थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने मुसलमानों पर ध्यान दिया है और तब से बिना भेदभाव मुसलमानों के काम होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज आरजेडी को आईना दिखाया। नालंदा विश्वविद्यालय के जरिए सीधे आरजेडी को टारगेट पर लिया। अमित शाह ने कहा, लुटेरा बख्तियार खिलजी, उनका जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बख्तियार खिलजी का जिक्र किया और बताया कि जब बख्तियार खिलजी जो लुटेरा है वो नालंदा विद्यापीठ जला देता है, तब इसके पुस्तकालय से 6 माह तक धुआं उठता रहा। यह विनाश का काम लुटेरा बख्तियार खिलजी ही करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम किया है। अब अगर 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाएं तो विश्वविद्यालय को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। यह गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और कैसे जवाब दिया जा रहा है, सुनिए। आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था और लोग नहीं करते थे। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोग तो 2006 से ही कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यापीठ जलाई, तब इसकी लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से 6 माह तक पुस्तकों को जलने का धुआं उड़ रहा था। ये विनाश का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, मगर मोदी जी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाकर हमारे नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम। और बिहार वालों, नालंदा वालों, ये एनडीए का शासन है। अब 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सुना दर्शकों आपने कैसे पूरी तैयारी हो रही है बिहार चुनाव में, लेकिन इस समय मुश्किल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि आरजेडी का पूरा दांव मुस्लिम वोटों पर है। दर्शकों, डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं करके तेजस्वी यादव फंस गए हैं। एनडीए बार बार डिप्टी सीएम का मुद्दा हर मंच से उठा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को बचाने में जुटे हुए हैं।
तेजस्वी यादव सीमांचल में बोल रहे थे, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। 2020 के चुनाव में सीमांचल में ओवैसी ने बड़ा नुकसान किया था। सीमांचल में ओवैसी ने करीब 20% वोट काट लिए थे। असद उद्दीन ओवैसी की AIMIM के 5 विधायक जीते थे। इस बार ओवैसी ने अपने 25 उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें ज्यादातर उम्मीदवार सीमांचल में हैं। बिहार में करीब 18% मुसलमान हैं दर्शकों, जो करीब 50 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 11 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक 40% से ज्यादा है, 7 सीटों पर 30% और 29 पर 20% से ज्यादा है। और मुस्लिम एकमुश्त वोट करते हैं दर्शकों, 75% तेजस्वी को वोट देते हैं। एनडीए में केवल नीतीश, चिराग और मांझी को मुस्लिम वोट मिलता है। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर 5% से ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिलता है। ऐसे में तेजस्वी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, तो बीजेपी ने भी अब हमले शुरू कर दिए हैं और बीजेपी की तरफ से अब बुर्के पर दांव लगाया गया है और कहा गया है कि बुर्का पहन के मतदान नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, सब अपना चेहरा दिखा के बैठी है, चेहरा दिखा रही है सबको, क्योंकि कोई मन में पाप नहीं है। जिनके मन में पाप होता है वो चेहरा छुपा कर रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुर्के वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने देनी चाहिए। इसलिए मांग हो रही है क्योंकि बुर्का पहनकर गलत काम किया जाए, बुर्का पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुर्का पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। अगर लोकतांत्रिक देश में इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं तो कौन सी बुराई कर रहे हैं? वो लोग नफरत की राजनीति करती है, वो लोग भाई भाई को लड़ाना चाहता है, धर्म का चोला पहनकर एक दूसरे धर्म को लड़ाना चाहता है, विकास की बात ही नहीं करते। वो बताए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी का शासनकाल में बिहार में क्या हुआ। पार्टी में साबुद्दीन जिंदाबाद उसका नेता करता हो डर के मारे, तो बचता क्या है? ये लोग डरे हुए लोग हैं। स्वाभाविक है, ये लोग संविधान फाड़ने ही वाले लोग। उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संविधान में जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया उसको फाड़ देंगे। तब सोचिए कैसा है। यही ना गुंडागर्दी है, अराजकता यही है। भाई वक्त बोर्ड का जो बिल है वो बिहार के विधानसभा का मुद्दा नहीं है, वो लोकसभा का मुद्दा है। तो इनको क्या डर लग रहा है कि मुसलमान खिसक रहे हैं? क्या वोट बैंक के मुसलमान खिसक रहे हैं? अरे भैया सब कुछ खिसक रहा है, नीचे से जमीन खिसक रही है, कुछ बचेगा नहीं। आप मुसलमान और हिंदू की बात कर रहे हैं। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है। आज भी आप कहते हैं शहाबुद्दीन की जय। अब शहाबुद्दीन की जय बोलने वाला बिहार का कितना बड़ा दुश्मन है, ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, चुनाव चरम पर पहुंच गए और नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता इतने ज्यादा हैं कि मंच तक टूट गया। देखिए आप, ये अनंत सिंह है मोकामा में, चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन कैसे एक के बाद एक कार्यकर्ता चढ़ गए और मंच से नीचे गिरे धड़ाम। अनंत बाबू जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, कांग्रेस पार्टी कहां है? चर्चा ही नहीं हो रही चुनाव में। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खबर है कि पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटने वाले। अगली तस्वीर दिखाइए। एक तरफ तेजस्वी और राहुल भी जल्द चुनाव प्रचार में आपको साथ दिखाई देंगे, लेकिन दर्शकों कांग्रेस पार्टी असमंजस में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगली तस्वीर दिखाइए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े कद्दावर नेता बिहार में एंट्री ले चुके हैं और खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बीच में फंस गई है। क्योंकि एक तरफ विवाद हुआ, फिर तेजस्वी को सीएम घोषित करना पड़ा। लेकिन अब कैसे कांग्रेस पार्टी फंस गई है बताता हूं दर्शकों। बिहार में कांग्रेस को हैसियत का एहसास हो गया है। इंडी में दरकिनार होने के बाद कांग्रेस पार्टी हरकत में आई है। पिछले 24 घंटे में कांग्रेस ने 2 बड़े फैसले लिए दर्शकों। पहला बता रहा हूं आपको, कांग्रेस ने अपने 3 बड़े नेताओं को बिहार भेजा है। ये रहे तीनों नेता, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन बिहार पहुंच गए हैं। इन्हें फ्रेंडली फाइट का मुद्दा सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि मोदी नीतीश की मजबूत घेराबंदी का सामना किया जा सके। ये तीनों नेता तेजस्वी यादव और दूसरे दलों के बड़े नेताओं से मिलेंगे। दरअसल 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार कांग्रेस केवल 61 सीटों पर है। इनमें 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट में फंसी हुई।
मतलब ये कि हालात नहीं बदले तो कांग्रेस का नुकसान होना तय है, जिसका सीधा असर महागठबंधन की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। दूसरा दर्शकों यह है, कृष्णा अल्लावारू बिहार कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे पर घमासान है। कांग्रेस प्रभारी अल्लावारू को लेकर गहरी नाराजगी है, नारेबाजी भी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। खबर है कि कृष्णा अल्लावारू को किनारे लगा दिया गया है और उनकी जगह पर राहुल ने अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी है। दरअसल राहुल और तेजस्वी में जबरदस्त खींचतान है। यही वजह है कि तेजस्वी की रैली से राहुल नदारद है। तेजस्वी भी कांग्रेस के साथ बगैर चुनावी लॉलीपॉप बांट रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में अंदर खाने अभी भी बात नहीं बनी है। सुनिए जरा बिहार में क्या कुछ कहा जा रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, कई बार पाला बदला भी उन्होंने है, अपनी इमेज खराब करवाई उस व्यक्ति ने। वो प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार बनते बनते कहाँ आ गए, ये तो उनके सोचने की बात है, अलग बात है। हमें भी दुख होता है ऐसे आदमी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति करी, वो अलग बात है। पर अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं। कांग्रेस और राजद के नेता जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए और इनको जब सरकार में रहते हैं तब इनको किसी की याद नहीं आती है। कांग्रेस और राजद की जुमलेबाजी में बिहार की जनता और मतदाता आने वाली नहीं है। जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है और मतदाताओं को भरमाते रहा है, आज भी वही टैक्टिस अपनाया है। मैं सोचता हूं कि बिहार की जनता इतना इन लोगों में बुद्धिमता है और राजनीतिक चेतना है कि इन लोगों के बहकावे में लोग नहीं आएगा। 20 स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। देश भर में छठ का त्योहार मनाया जा रहा है, विशेष तौर पर बिहार पूर्वांचल में। लेकिन दिल्ली में त्योहार के साथ साथ सियासत भी हो रही है। यमुना गंदी है या साफ है, अब ये तो दर्शकों आपको ही तय करना होगा। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। आज आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है और दर्शकों आज खरना है और कल संध्या अर्घ दिया जाएगा और इसके लिए देश भर में तैयारी की जा रही है। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में आप देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि यमुना अभी भी गंदी है। ये अलग अलग पुराने वीडियोज हैं दर्शकों जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं। ये बीजेपी का दावा है। लेकिन दर्शकों बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि हमने छठ को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए घाटों की सफाई की और घाट की तस्वीर तमाम मंत्री भी दिखा रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में छठ महापर्व में हिस्सा लेंगे और बाकायदा उसकी तैयारी भी की जा रही। दिल्ली के नांगलोई और निहार विहार में जहां घाट पूरी तरह से तैयार हैं, वहां मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने जायजा लिया है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं दर्शकों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो आम आदमी पार्टी कह रही है वासुदेव घाट जाएंगे पीएम, तो उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पीएम के लिए गंगा जल की व्यवस्था की गई। बिहार चुनाव से पहले, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है
कल पहला अर्घ दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में छठ घाट पर सियासी दंगल जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार मैली यमुना का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ये सत्ता से बेदखली की बौखलाहट है। सियासी संग्राम में तब और ट्विस्ट आ गया जब पता चला कि पीएम मोदी भी दिल्ली छठ पूजा में शामिल होंगे। वासुदेव घाट पर पीएम मोदी छठ व्रतियों से मुलाकात भी करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। दिल्ली में गंदगी और सफाई की सियासी लड़ाई चरम पर है। बड़ी संख्या में यहाँ पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं। बिहार में चुनाव है, लिहाजा पीएम मोदी का छठ घाट आना बड़ा सियासी संकेत है। अब दर्शकों, आम आदमी पार्टी अलग तरह के दावे कर रही, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने पूरी तैयारी की है। आपको दिखाते हैं दर्शकों कि दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि गंगा का पानी आया। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने हालांकि पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री दिल्ली के वासुदेव घाट पर छठ मनाने के लिए पहुंचेंगे और इसके लिए वासुदेव घाट पर तैयारियां अंतिम चरण में है। आम आदमी पार्टी ने वासुदेव घाट की व्यवस्था पर सवाल उठाया है और आपका दावा है कि वासुदेव घाट में यमुना का पानी नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने पाइप के जरिए गंगा जल लाने का दावा किया है। वाटर पाइपलाइन का एक वीडियो भी आम आदमी पार्टी ने जारी किया। वीडियो में कहा जा रहा है कि पीएम के लिए यह व्यवस्था की गई है। आम आदमी पार्टी ने यमुना के पानी को गंदा बताया है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। दर्शक, दिल्ली के सीएम और सभी मंत्री घाटों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 10 साल में छठ पूजा का अहम पर्व बन गया है, विशेष तौर पर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल का एक बड़ा तबका रहता है, जिससे इस महापर्व की भव्यता साल दर साल बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है और पीएम के शामिल होने के बाद इसे बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक जानकार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में छठी मैया की आराधना का फल बिहार में मिलेगा। लेकिन दर्शकों, कैसे इस पर सियासत हो रही है, सुनिए जरा। कि वर्षों से लंबित यमुना किनारे छठ पूजा इस बार हो पा रही है, यही नयापन है, यही अलग नज़ारा है और जिससे पूर्वांचल के हमारे भाई बहन, हमारे छठ व्रती बहुत ही खुश है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से यह आज उनकी पोल खोलने के लिए इस पुल पर मैं फिर से यहाँ आया हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप ये झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति बंद कीजिए। आपने 8 महीने आपको हो गए, आपकी सरकार को, आपने करोड़ों रुपए की परियोजना का शिलान्यास करके दिल्ली वासियों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया। इस बार प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में हम सभी के साथ में छठ बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। और दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं पूर्वांचल समाज के, देश के हर जिले के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो सभी राज्यों का, उनके धर्मों का कोई भी पर्व हो, उसके लिए दिल्ली सरकार मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले यमुना के घाट पर नहीं मनाए जाते थे छठ पर्व को, वहाँ पे सरकार द्वारा, केजरीवाल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था। इस बार यमुना में भी 20 के करीब में छठ घाट वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। लोगों के बीच में नहीं है, बंद कमरों में रो रहे हैं और उनका रोना भी जायज है, क्योंकि वो चाहते थे छठ पूजा ना हो। उन्होंने 7 साल दिल्ली में यमुना पे छठ पूजा नहीं होने दी। इस बार छठ पूजा हो रही है, इसकी उनको पीड़ा है, इसका उन्हें दुख है। और क्योंकि जब वो सरकार में थे, उन्होंने छठ पूजा को बैन करके रखा था यमुना तट पर, और इसीलिए जनता ने उन्हें हराया है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, अहम खबर आपको दिखा रहा हूं। आज ये खबर आपको क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आईसिस पूरी तरह से आप पर नजर रख रहा है और भारत देश पर नजर रख रहा है। दर्शकों, ये हम क्यों कह रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में ये टेररिस्ट गिरफ्तार हुए, ये धमाके करने की साजिश कर रहे थे, उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्शकों, सोचिए जरा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इन लोगों ने क्या किया है। आईसिस पूरी तरह से हर घटना पर नजर बना रहा है। ज्ञानवापी केस जो चल रहा है, तो अब आईसिस ने जज को धमकी दे दी है। सोचिए जरा, आतंकियों ने जज को धमकाया है। फुल फ्रेम लीजिए जरा इस तस्वीर को, कैसे जज को धमकाया है, ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों।
अब दर्शकों आप सोचिए, आईसिस के आतंकी सीधे जज को धमकी देने लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी नजर हर जगह है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बेसिकली ये एक प्रिवेंशन है, जो एक टेरर एक्टिविटी जिसको ये कैरी आउट करने वाले थे उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। 2 लोग, एक अदनान खान जो कि अबू मुहारिब के नाम से भी जाना जाता है अपने सर्कल में, ये सादिक नगर दिल्ली का रहने वाला है, और इसके साथ दूसरा एक अदनान खान करौन भोपाल का रहने वाला है, 21 साल का है। ये दोनों गिरफ्तार किए गए। इन्होंने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक 2 जगहों की रेकी, कई जगहों की रेकी करके 2 जगह ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली थी, जहाँ पे हेवी फुटफॉल एरिया जिसे कह सकते हैं हम, एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था जो इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। ये आईडी बनाने के प्रोसेस में थे। इन्होंने उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया था। टाइमर के लिए इन्होंने घड़ी वगैरह खरीद ली थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेंटिंग मटेरियल मिला है, मतलब मटेरियल इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, जिसका इस्तेमाल करके ये वो मटेरियल आईडी बनाने का प्लानिंग कर रहे थे। चूँकि ये अलार्मिंग था, फेस्टिवल पीरियड था जिसमें ये कैरी आउट कर रहे थे, इसीलिए इमीडिएटली इन पर रेड की गई और इनको अरेस्ट किया गया ताकि ये अपने मंसूबा में सक्सेसफुल ना हो सके। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक अनोखी खबर आपको दिखाता हूं। इसलिए मैं अनोखी कह रहा हूं क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक शादी की तस्वीर और ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर की बेटी की शादी। वो ईरान है दर्शकों जहां पर बुर्के के लिए लोगों को मार दिया गया, महिलाओं को मार दिया गया, और इन्हीं लोगों ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था दर्शकों। जो आंदोलन का विरोध हुआ था वो इन्हीं लोगों ने किया था। और अब खुद की बेटी की शादी में आप देख रहे हैं किस तरह का पहनावा है, लेकिन इसे लेकर अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। और कैसे चर्चा हो रही है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन देखिए हिजाब को लेकर कैसे कैसे आंदोलन हुए थे ईरान में। और अब उसी ईरान में जिन लोगों ने आंदोलनकारियों को मारा, उनके घर में ना हिजाब है ना बुर्का है। इसको लेकर अलग अलग तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए जरा, ये दोहरी नीति है दर्शकों, यानी सिर्फ लोगों को मारा गया। और आज तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के एडवाइजर अली शमखानी की बेटी फातिमा की शादी का ये वीडियो आप देख रहे हैं। ये शादी इस साल अप्रैल में तेहरान के लग्जरी एस्पिनस पैलेस में हुई है। और वीडियो में आप देखिए फातिमा स्लीवलेस व्हाइट वेडिंग गाउन पहनी हुई है। समारोह में म्यूजिक भी बज रहा है। कई महिलाएं बिना हिजाब के भी हैं, जो ईरान के हिजाब कानूनों के खिलाफ है। अब वीडियो में शमखानी अपनी बेटी को शादी के स्टेज तक ले जाते हुए भी दिखाई दिए। अली शमखानी कौन है? 2013 से 2023 तक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रहे। और इन्हीं ने दर्शकों, इनका चेहरा देखिए आप, नैतिकता, हिजाब को लेकर नैतिकता का बयान दिया, ज्ञान दिया, और ये उसके कट्टर समर्थक भी माने जाते हैं। लेकिन आज इनकी असलियत दुनिया ने देख ली है। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। दर्शकों, छठ महापर्व चल रहा है। सूर्यदेव और छठ माता की आराधना का प्रतीक है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखा जाता है। ये व्रत सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि शरीर को डिटॉक्स रखने की एक नेचुरल प्रक्रिया है। लंबे समय तक व्रत रखने के दौरान शरीर में ऑटोफेजी नामक बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसमें जब शरीर को बाहरी भोजन से पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती, तो वो अपनी कमजोर और डैमेज कोशिकाओं को तोड़कर उनसे एनर्जी को जुटाता है। इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और शरीर अधिक सक्षम बनता है। यानी ये महापर्व हमें शक्ति प्रदान करता है और इसमें भक्ति भी अपरंपार है। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, यही हमारी कामना है। आप ये भारत की बात है के साथ बने रहिए। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH